अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में, जहां पर कुछ ही देर बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी, जिसमें जो है वो लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस स्टेशन से मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस यहाँ पर मुलजमान लाए जा रहे हैं। सबसे पहले थाना मिसरी शाह की बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर कत्ल के 2 ऐसे मुलजम मौजूद हैं जिन्होंने मर्डर किया। बाकायदा पुलिस ने इनको जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार किया। मैं सबसे पहले एक मुलजम की जानिब चलूंगा। बाबा जी की ना है थोड़ा? मोहम्मद नदीम। किधर रहते हो? मिसरी शाह। मिसरी शाह। क्या हुआ इस उम्र में हथकड़ी लगवा ली है? सर वो कत्ल होने वाला बस बंदा ही मारे सी होर की कर बैठे हैं, सानू जान दो, यही बात है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कह रहा जी बस कत्ल ही किया, 302 या मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। हुआ क्या था? नजायज ही है। अच्छा, हुआ क्या था? नजायज है? हुआ ये था कि वो कत्ल होने वाला जानबूझ के ना मुझ पे हमला कर रहा था। उसने मुझे भी फ्रैक्चर किया हुआ है, इधर जख्म है, ये भी निशान है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसका नाम बताएं कि वो बंदा कौन था, मिसरी शाह कहाँ रहता था, कितनी देर से तुम्हारी लड़ाई थी, फिर कत्ल वाले दिन क्या हुआ? लड़ाई कोई नहीं थी, बस पैसों का कोई लेन देन था। ठीक है। उसकी वजह से ना उससे पैसे मांगे और उसने छुरी निकाल के ना मुझ पे हमला किया। मैंने उससे बचाव किया, बचाव करते करते मुझसे लग गई। उसे कहाँ लगी छुरी? पेट में। पेट में छुरी लग गई? हाँ जी। काफी छुरी तेज लेके फिर रहे थे? उसके पास ही छुरी थी। अच्छा, उसी का औजार छीना, उसी को मार दिया? हाँ जी, उसी का छीना और उसी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो मर गया। आपके साथ कौन था? मैं अकेला ही था। अकेले थे। पैसों का लेन देन, कितने पैसों का लेन देन था? ये कोई 5,000 का था। 5,000 के पीछे 302 अपने ऊपर डलवा लिया है सर। उसने अब तुम्हारे ऊपर 50 लाख लग जाना, तुम्हारी जमानत नहीं होनी। सिर्फ 5,000 की खातिर तुमने बंदा मार दिया है। उसी की छुरी खींची, उसी को मार दी, उसको कत्ल कर दिया। उसको मारा, वो मुझे मार देने लगा था ना सर। अपनी बचाव के लिए मैंने उसको मार दिया। अपने बचाव के लिए आपने कत्ल किया, तो मुझे ये बताओ उसमें आपको फायदा होगा कोई अदालत की जानिब से? सर अदालत की जानिब से फायदा क्या होगा? अगर जज साहब कर्म करेंगे तो ठीक है, तो अल्लाह वारिस है। इस बात का कौन गवाह है कि आप अपने बचाव के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपने जो है वो कत्ल कर दिया? सर उधर आदमी थे जो देख रहे थे। कौन से मोहल्ले रहते हो? मिसरी शाह गांधी मोहल्ला। मोहल्ला गांधी? हाँ जी, शरीफाबाद गांधी मोहल्ला। ठीक है। फिर उसकी उम्र कितनी थी बंदे की जो मरा है? वो मेरी उम्र का ही था वो भी। ठीक है। कोई 50 साल आ गया। 5,000 की खातिर नाज़रीन, जिस तरह से मैं अमूमन कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपए की खातिर एक 302 का मुकदमा इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। मैं समझता हूँ कि 25 लाख लग के भी इनकी जमानत नहीं होनी, क्योंकि 302 जो होती है ना, वो बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा जुर्म है। आप मौका पे पकड़े गए थे कि पुलिस ने आपको बाद में पकड़ा है? बाद में पकड़ा है। उतो तो टाइम ना तो गायब हो गया सी मार के ना। किधर गए थे? मैं गाँव चला गया था। कौन से गाँव? इधर सियालकोट में है। फिर पुलिस को कैसे पता चल गया? खुद ही मैं आया था फिर इधर लाहौर। गिरफ्तारी दे दी? हाँ जी। किसको दी गिरफ्तारी? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को या किसी आला अफसर को? इन्वेस्टिगेशन को, अमजद साहब हैं। अच्छा, मिसरी शाह में? हाँ जी। यहाँ से छुरी मार के कत्ल किया, सियालकोट भाग गए। सियालकोट से दिल में क्या आया, पहले ना भागते? बस बाद में किसी ने बताया कि बाबा वापस चला जा, फड़ा जाएगा? नहीं बताया किसी ने नहीं, मुझे भी पता था जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन खुद ही आ गया। कोई नहीं यार, जुर्म तो कर लिया, गिरफ्तारी दे देते हैं। मेरा ख्याल है पुलिस ने कोई घर का फर्द पकड़ा होगा, बहन भाई, कोई ऐसा बंदा पकड़ा होगा? मेरा दुनिया में है ही कोई नहीं है, कल्ला ही है? अकेला हूँ, ना कोई बहन है ना कोई भाई है। तो पीछे कौन जाएगा जमानत कराने? अल्लाह बादशाह है ऊपर। अल्लाह तो बहुत बड़ा बादशाह है। अल्लाह बंदे को ये भी हिदायत देता है कि मेरी मखलूक के ऊपर वार ना करो। और मखलूक के ऊपर वो कर रहा था ना, अपनी बचाव के लिए बोला आपको पहले भी कि अपनी बचाव के लिए मारा उसको। 5,000 किस चीज का लेना था जी? किस चीज का 5,000 लेना था? दिया था उसको उधारा? हाँ जी। वो कैसा बंदा था कि 5,000 की खातिर वो कत्ल हो गया लेकिन 5,000 नहीं दिया? हाँ जी, उसने पहले मुझ पे वार किया ना, तो बचाव के लिए मैं उससे मैं बोलता ना हूँ भाई लड़ाई ना करो, मेहरबानी आपकी। उसने मेरे ऊपर 2 वार कर दिए, ये देखे। हाँ, ये भी निशान। ये मैं पीछे ना हटता तो मेरी ये साइड जो चीरी जानी थी। अच्छा, तेज कटर था? हाँ जी, बहुत तेज, इतनी लंबी छुरी थी। मैं पीछे हट गया हूँ, फिर दूसरा उसने किया, ये है निशान, ये देखें। हाँ, नजर आ रहा आपका दूसरा निशान। हाँ जी। फिर मैंने ना ये 2 बार उसने जब किए हैं ना, तो तीसरा बार मैंने रोक के ना
छुरी उससे छीन के उसको मारी है, वो पेट में ज़्यादा लग तुम भी मुझे कोई पुराने ज़माने के बदमाश लगते हो, मफरल वाले ना। नहीं नहीं सर, वो डब्बियों वाला मफलर, वो टांगा घोड़ी, हाँ जी। उसके ऊपर गरारी वाला खंजर लगा के डब में ना ना बदमाशी तो नहीं करते रहे? नहीं सर। तो फिर किस तरह से उसका चाकू छीन लिया? सर वो लड़ाई बचने के लिए छीना ना, तो मैंने तो उसको भी बचाव के लिए मारा है, वो बस आगे आ गया, मारा मैंने भी ऊपर ही है, लेकिन वो आगे आ गया, पेट में लग गया। काफी लंबा चाकू था? हाँ जी, इतना लंबा था। तो फिर उसकी नसें वनुसें कट गई होंगी ना? हाँ जी जी। फिर वहां से आप फरार हो गए? हाँ जी, मैं निकल गया। फौरी तौर पर आपने सियालकोट का रुख किया? हाँ जी। कितने दिन वहां रहे? उधर मैं रहा कोई 12-13 दिन। किसके पास? उधर मेरे रिश्तेदार हैं। अभी तो आप कह रहे थे मेरा दुनिया जो है कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो ना बहन है ना भाई है, वो तो मैं अकेला ही हूँ, और मामे के बेटे हैं, उनके पास रहा हूँ। लाहौर से बाहर? हाँ जी। फिर उसके बाद किसने मशवरा दिया कि जाके थाने पेश हो गए? खुद ही आया हूँ, खुद ही पेश हूँ। क्या दिल में आया था? कि कोई नहीं, अल्लाह का जुर्मदार हूँ, पेश हो जाता हूँ, जो सजा मिलेगी अल्लाह बादशाह। अब जो उससे 5,000 लेना है मरने वाले से, वो अब किसे लोगे? वो तो खत्म हो गया सर। 5,000 भी खत्म हो गया, देने वाला भी खत्म हो गया। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि लेने वाला भी खत्म हो गया, हाँ जी। क्योंकि देने वाला तो खत्म हो गया, कत्ल हो गया, और जिसने लेना था ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसका ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई वालिद, ना कोई वालदा और दीगर रिश्तेदार इसके सियालकोट में हैं, जिसके पास ये जाके 10-12 दिन रिहाइश पजीर है। पुलिस ने उनको तो नहीं पकड़ा कि जी तुसी इश्तिहारी नूं क्यों बना दी? नहीं जी नहीं, उनको मैंने बताया ही नहीं, उनको मैंने नहीं बताया कि मैं 302 करके आया। वैसे उधर गया हूँ, मिलने आया हूँ आपको, और 10-12 दिन रहा हूँ, फिर उधर से इधर आ गया हूँ, इधर आके गिरफ्तारी दे। कभी पहले भी जेल गए हो? पहले गए थे ये छोटे मोटे केसों में ही। कादे 9C? नहीं नहीं, 9C नहीं, यही 3/4 शराबां दे जुए दे? हाँ जी, यही जुए ला लो, शराब ला लो, छोटी मोटी लड़ाई। फिर तो आपको प्रैक्टिस भी है जेल में आप रहने के, आपको तरीके भी पता होंगे कौन सी बैरक में जाना है, क्या करना है क्या नहीं। वो तो जब जाएंगे तो गिनती पड़ेगी कौन सी बैरक। आखिरी बारी कब जेल काटी थी? आखिरी बारी कोई साल को हो गया, 1 साल। तो फिर तो आपके दोस्त अभी भी उधर मौजूद होंगे, आपका दिल लग जाएगा। और दिल को लगाना पड़ता है सर, लगता तो नहीं है, लगाना पड़ता है। मेरे साथ ये मुलजम था जिसने कत्ल की वारदात की थी। यहाँ पर 2 मुलजम मेरे साथ और भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? जरा अपना नाम बताएं। अनवर। अनवर। अनवर साहब कहाँ रहते हैं आप? पाक नगर। पाक नगर, मिस्री शाह? हाँ जी। ठीक है, क्या हुआ था? आपको हथकड़ी लगी हुई है, आपके सफेद बाल हैं दाढ़ी में, सर में, सीने पे। बीवी जी ने बहुत ज्यादतियां कर रही थी। ठीक है। जबरदस्त किस्म ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ। यानी कि घरों में लड़ाई थी या बाहर कोई? ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰ। बाल बच्चे भी हैं? हाँ जी, बच्चे ने, मेरी बच्ची जो ਉਹਦੇ ਚੋਂ 7 साल की बच्ची। उनको देख के बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे बेहतर तरीका ये था, जहां पर बीवी के किरदार पर शक नजर आया, ससुराल में जाके कहते कि ए फड़ो जिथों मैं लैके गया सा, मैनू नहीं चाहिए। सर मैं ਉਹਨੂੰ 50,000 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 10 ਦਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। आया कि आपकी उम्र देख के मुझे पता चलता है कि तंग आ गए ना। आपकी जो बीवी है वो भी कोई बड़ी उम्र की होगी, लेकिन आपने सेकंड मैरिज की है? हाँ जी। अच्छा, मेरे बच्चे पहले जवान थे। पहले कितने बच्चे थे आपके? पहले 3 बच्चे थे। तो फिर सेकंड मैरिज करने की जरूरत क्या पेश आई? बस नागल कुदरत ने किया। कोई लव मैरिज तो नहीं की? नहीं 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 नहीं, नहीं। बस नागल कुदरत ਲਈ हो गई। पहली बीवी फौत हो गई थी? हाँ, पहली बीवी फौत हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये दूसरी शादी कहाँ हुई? शादी सुल्तानपुर वाली साइड। अच्छा, मिस्री शाह सुल्तानपुरा। ठीक है। हाँ जी। तो बस ना उस औरत ने मैंने नको नक करता। पहली बीवी में से आपके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। तो दूसरी में से? एक बेटी के बेटा? बेटी। अच्छा, यानी कि टोटल आपके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के आप वालिद हैं। जो बीवी आपने कत्ल की है या करवाई है अपने साथी के साथ, जो भी मामला हुआ है मिस्री शाह में, वो एक बच्चे की माँ थी। हाँ जी। उसको कई बार मोबाइल पे बातें करते सुना था? हाँ जी। लोगों के साथ राब्ते में थी? कभी प्यार से नहीं बिठा के समझाया कि ये बच्ची है कि बच्चा? बड़ा समझाया, बड़ा ही समझाया। आपकी बेटी है उसमें से? हाँ जी। कितनी बड़ा उम्र की? समझाया, 6 साल थी। उसको कभी नहीं कहा कि भलिए लोग 6 साल की बच्ची? ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਨਾਗਲੇ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਘਰ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ।
मैं कहना यार ना कोई हरकत करी, तेरे घर च तूफान लियावांगी तो फिर जावांगी, तूफान लियावांगी तो जावांगी। उन्हें तय तूफान लैन तो आखिरी हाल यही था सारा। मैं कहना वा उन्हें इन्ना कि नक्को नक करता सी कि समझ लो कि मैं ब्लैकमेल 2-3 साल तो हो रहा सी। अंदर ही अंदर पिस रहे थे, घुट रहे थे, पिस रहा सा। कई बार सोचा भी होगा कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਚੰਗੀ। हाँ जी, मैं कई दफा आप ही की थी खुदकुशी, पर कुदरत वालों नहीं। एक दफा उन्होंने कचहरी तो नोटिस कर लिया तलाक का, तलाक दा, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਲਾਕ भी दी जा, तलाक ही तलाक ही। 10 दफा की 100 दफा के रिश्तेदार सामने दी थी। वो कभी मैं जाना ही नहीं है, जो मर्जी कर। ਜ਼ਬਾਨੀ तलाक भी अगर बेगम के सामने दी जाए तो वो तलाक मंजूर होती है, उसके बावजूद क्यों नहीं जाती थी? नहीं जाने, कभी मैं जाना नहीं है इस घर चो, जो मर्जी कर ला। खाना पीना अच्छा था, घर बार अच्छा था, अच्छा सी, खुद अच्छी नहीं थी। नहीं उन्हें मजबूर करता, इन्ना के मजबूर करता, या आप मर जाना या उन्हें मार देते। बस गलती हो गई, बस इंसान जो है। कैसे कत्ल किया, प्लान कैसे बना? कोई प्लान नहीं सी, बस ना एक दिन वो किसी ने गल्ला कर दी, मैं की है उन्होंने नगले दा मैनू उठ के नगले मेरा गिरेवाल फाड़ लिया। मैं उनका या कर, मैं तेन कुछ नहीं कह रहा, समझ गया। मेरे थल्ले बच्चे रहंदे ने, उन्होंने उच्ची उच्ची गाला कट रही सी। पहली बीवी में से जो बच्चे थे उनका कसूर भी कोई नहीं है, उनको गालियां दे रही थी। और कट बाहर इन्होंने घरों बाहर कटेगा तो मैं नगली दे खलोवांगी। तो उसको पूछना था, ये टेलीफोन पे लोगों के साथ बातें मैं मुलाकातें, क्या हर दिहाड़ी पूरी दिहाड़ी लगी रहनी, रात सारी लगी रहनी फोन ते तेन या नहीं की। मैं हाजी नवाजी बंदा वा, सही बात है। समझ गया, मेरी इज्जत रोलनी पई है, मैं किन्नू जाके दसा, समझ गया। वो औरत ने मेरी एक नहीं सुनी। दो ही रास्ते थे, या खुद मर जाना या उसको मारना। फिर चुवाई साहब ने ये किया कि इसको मार दें ताकि ये दोबारा किसी के पल्ले पड़ेगी तो वहां पे जाके ये करेगी। पहले भी तलाक याफ्ता सी, पहले भी तलाक याफ्ता सी। जिस दिन कत्ल किया, नाम क्या था बीवी का? बुशरा। बुशरा की उम्र कितनी होगी? 38-40 साल की। 40 ईयर की आपकी बीवी थी बुशरा। प्लान कैसे बना होता है ना, कोई कत्ल के लिए कोई प्लान होता है कि यार कल जड़ा ना मैं यह काम मुका देना है कत्ल, क्योंकि ना वारदात और कत्ल यकदम नहीं होते, उसके लिए एक प्लान तश्कील लिया जाता है। कैसे किया? किन्ने दिनों तो मैं आप कह रहा था कि यार मैनू मर जाना चाहिए, मेरे बच्चे रुल जाने जे निजाम खराब होएगा। उन्होंने कहा कि मैं तेरे बच्चे मार के ना तानू रोल के जावांगी। ये आपका बेटा है? नहीं, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, ये भी आपके साथ था? हाँ जी। अच्छा, फिर कैसे प्लान बना, जरा बताना। बस प्लान की बनना है यार, होता है ना अपना कि यार आज मैंने ये काम करना, जैसे मैंने प्लान किए हुए हैं। सुबह मैं घर से निकला हूँ, मुझे पता है मैंने पुलिस लाइन जाना है, आपके बाद मैंने इंटरव्यू के बाद एक और मैंने इंटरव्यू करना है, एक प्रोग्राम करना है। हर बंदे का एक प्लान होता है। ये मेरे साथ पुलिस के जवान खड़े हैं, इन्होंने अपना अपना प्लान जो है वो तश्कील दिया हुआ है। जिसने हथकड़ी पकड़ी हुई है, इसे पता है कि मैंने जाके ये मोरर इन्वेस्टिगेशन के हवाले बंदे करने हैं, उसके बाद मैं फायरिंग को 2 घंटे, फिर मेरी शाम की ड्यूटी लगनी है। हर चीज का एक प्लान होता है। आपका प्लान उसको कत्ल करने का कैसा? कत्ल करने का प्लान है। मैं क्या डराना वा, बेहोश करके डराना कि देख जो बेहोश कर सकते तेन मारांगा भी। ठीक है, पर कुदरती नगले ਦਾ बेहोश ਕਰਨ ਮਰ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸੰਘਾਇਆ ਸੀ। ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। क्लोरोफार्म एक बड़ी ऐसी एक चीज है कि अगर डॉक्टर अपने पेशे से गद्दारी करे तो आपको बगैर लिखे पढ़े दे दे। अगर आप जेन्युइन तौर पे लेने चले जाए तो क्लोरोफार्म तो ऐसी चीज है, मैं बतौर सहाफी इस बात को समझता हूं कि क्लोरोफार्म का रुमाल सिर्फ आपके मुंह के ऊपर ऐसे करके एक बार ऊपर नीचे करें, आप बेहोश हो जाएं, क्योंकि क्लोरोफार्म से ऑपरेशन किए जाते हैं डॉक्टरों के पास बाकायदा तौर पर। मैं कहता हूं कि ये मेरे साथ जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं, 10-12 खड़े हैं, बड़े माशाल्लाह जवान हैं, किसी से पूछ लो 81 का पता नहीं कोई मेडिकल स्टोर वाला देता, कहता जी दवाई लिखवा के लेके आओ। आपके पास क्लोरोफार्म कहां से आ गई? ना क्या कहा देते, ऑनलाइन मंगवाया से। क्लोरोफार्म भी ऑनलाइन मिल जाती है? हाँ जी, उन्होंने मंगवाया, साहब ने ही मंगवाया। अच्छा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी उसी से मंगवा लिया, उसको नहीं पकड़ा? पता नहीं उन्होंने की मामला। अच्छा, फिर आपने सुंघाया तो क्या हुआ? बेहोश हो गए, डिग पई। फिर नहीं सुंघाया सी। अच्छा, फिर की होया जो डिग पई? बट डिग पई तो उत्थे डेथ हो गई। उस बाद उठी नहीं उठी। यानी कि अपने हाथ तो खून का रंग लए ने, लेकिन ਉਹਦਾ खून निकलिया नहीं, सिर्फ बेहोश करना मार दिया। बेहोश करना मार दिया। पछतावा तो है कि नहीं? बड़ा बड़ा कि मैं अब किस बात का पछतावा है? जिसको घर से बार बार निकालते थे, मगरों लथ जा, मर जा, डूब जा, फना हो जा, उसके बाद ये हथकड़ी तुम्हें लगी हुई है। चांद जरा हथकड़ी भी दिखाओ इनकी, ये देखे ना, इस उम्र में इनके सीने पे भी सफेद बाल, इनके सर पे भी सफेद बाल, इनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल, और चेहरे पे पसीना इस बात की गवाही दे रहा है कि ये बेचारा बड़ा परेशान है।
मैं समझता हूं कि जब किसी से बंदा कोई तंग आ जाता है और जब ये कत्ल जैसी वारदात को करने के लिए कदम उठाता है तो उसके सर से जब पानी गुजर जाता है तो फिर वो कदम उठाता है कत्ल जैसी वारदात का, क्योंकि 302 एक पाकिस्तान की तारीख में ताज़ीरात पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जुर्म है किसी को कत्ल करना सिर्फ ना पाकिस्तान में लोग इससे परेशान होते हैं, बाकायदा तौर अल्लाह तबारक ताला भी इस चीज़ को फरमाता है कि मेरी मखलूक के ऊपर जुल्म ना करो, जो करना है अगर मैंने इंसान को दुनिया में पैदा किया है तो मैं इसको हकदार हूं कि इसको मौत दूं, जिल्लत की दूं या इज्जत की। आज रो भी रहे हो, परेशान भी हो, क्या कहोगे? कुछ नहीं, बस ठीक है जो अल्लाह ने किया बस ठीक है, बेहतर है जो अल्लाह ने किया ठीक किया। पछतावा अब किस बात का है? बस पीछे छोटी बच्ची है ना यार, जो उसकी थी, हाँ वो जो 6-7 साल की, बड़ी प्यार करती थी। किसको? मेरा नाम ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। छोटी बच्ची याद आ रही है, बच्ची का पेट पे सोना, बाप के साथ लाडियां करना, बाप के साथ जिंदगी में पहली दफा वाला चाहे बस जिंदगी 60 साल उम्र हो गई। अब मजीद क्या सोचा, क्या करो? बस अल्लाह नबी वारस जो अल्लाह के बेहतर करेगा बस। मेरे साथ यहाँ पर एक दूसरा मुलजिम मौजूद है, उसकी जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या जी? एहसान। एहसान, कहाँ रहते हो? गुजरपुरा। गुजरपुरा, कौन सी जगह गुजरपुरा? शिवाला चौक, घोड़ेशाह रोड के पास। हाँ जी, शिवाला चौक। घोड़ेशाह रोड 60 नंबर गाड़ियों वाला अड्डा। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, बस उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे बेबी को डराना है तो क्लोरोफॉर्म मंगवाया ऑनलाइन। ये सुंगाने वाली बात से कितने दिन पहले ये बात हुई थी? ये 2 दिन पहले बताया था उन्होंने। आपका दोस्त है? 2-3 दिन पहले वालिद साहब के दोस्त हैं, उनके साथ उनकी वजह से इनके साथ सलाम दुआ बनी। अच्छा, सलाम दुआ बनी थी। उसके बाद मुझे ये बताओ कि इसने कॉल करके बुलाया था? नहीं, जब क्लोरोफॉर्म मंगवाया था तभी उन्होंने कहा था कि फ़लानी जगह पे आना, तो फिर चलेंगे, सिर्फ डराना ही है, मारने का इरादा नहीं था। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म मंगवाया तो उसकी डेथ हो गई। मैं कहता हूँ कि क्लोरोफॉर्म आपने कहाँ से मंगवाया था? ऑनलाइन मंगवाया था। ऑनलाइन कैसे तुम्हें पता चल गया कि गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है या दीगर किसी साइट पे जाना है? नहीं, किसी वेबसाइट पे नहीं गया, गूगल पे सिर्फ सर्च किया था। हाँ। तो सर्च में जो जैसे पिक्चर्स आती पढ़े लिखे हो आप? हाँ जी, मैट्रिक की हुई है। इन्हें पढ़ के की करना सी? बस मैट्रिक ही है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, नंबर लिखे हुए थे 2-3 बंदों के। जो बंदा क्लोरोफॉर्म देने के लिए आया उसको आपने क्या ऑर्डर दिया, कितने में खरीदा, कहाँ देने आया था? नहीं, वो देने नहीं आया, उसने पार्सल के थ्रू भिजवाया था। 9,000 रुपया लिया था उसने। अच्छा, वो कोरियर वाले आए होंगे, TCS वाले ना? जी। अच्छा, फिर आपने क्या कहा था उसको साइट पे फ़ोन करके? कुछ भी नहीं, बस उन्होंने यही कहा था क्लोरोफॉर्म चाहिए, मिल जाएगा। उसने कहा मिल जाएगा। ये कितने का? उसने कहा 9,000 का। कितनी बोतल थी? एक ही बोतल थी। कितनी बड़ी? इतनी सी, इस साइज़ की थी, तकरीबन 6 इंच की मेरे ख्याल से इतनी सी। फिर उसके बाद जब आपने क्लोरोफॉर्म खरीद ली तो फिर भाई साहब के साथ रब्ता किया? हाँ जी। क्या कहा? भाई साहब को बताया कि क्लोरोफॉर्म मिला है तो क्या करना है, तो फिर उन्होंने बताया कि बस डराना ही है बेहोश करके। तो बस ऐसे ही है कि जब डराने के लिए किया था उसके बाद। अच्छा, आप तफ्तीशी हैं जी अपना जमशेद साहब? जो मुलजम से मैं बात कर रहा हूँ, कौन से आपके मुलजम है, किस थाने से मुलजम है? ये आपके मुलजम है दोनों? मिस्त्री शाह के मुलजम है। 24-21/23 एक मुकदमा है 302-34 का। ठीक है, उसके ये दोनों मुलजम है, अनवर मजीद और एहसान अमजद। कौन सा दिन था 15 की कॉल हुई कि फलां जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी है? आप मौका पर पहुंचते हैं, जाके देखते हैं खातून पड़ी है, खातून को अस्पताल ले जाया गया कि वहीं पे जो है वो उसकी डेथ हो गई थी? नहीं, डेथ तो इन्होंने करके तो फरार हो गए थे ना मौके से। ठीक है। तो फिर उसको छुपाने की कोशिश की कि ये पता ना चले कि ये सबूत छुपाना भी जुर्म है? जी बिल्कुल जुर्म है जी। उसकी भी दफ़ा ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो डेड बॉडी को फिर हम मौके से जो इन्होंने जो मौका था ना उधर से उतार दिया था नीचे, उधर से फिर हम डेड हाउस लेके गए, उधर जमा करवाया फिर। ठीक है, अब इनके ऊपर कौन सा जुर्म लगा हुआ है? 302 34 भी जी 34 भी लगी है, दोनों की गर्द। इसमें मुझे ये बताओ कि वो क्लोरोफॉर्म वाला जो बंदा ऑनलाइन देने के लिए आया था, आया कि मैं समझता हूँ कि वो भी इस केस का एक मरकजी मुलजम है जिसने कोई ऐसी चीज़ इनको मुहैया की, उसके साथ भी कोई रब्ता किया जा रहा है गिरफ्तारी के हवाले? बिल्कुल, उस नंबर पे जो उन्होंने मुहैया किया उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। वो आउट ऑफ पंजाब है, वो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी लाएंगे कानून के दायरे में। तो मैं समझता हूँ कि मुलजम की गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन समेत SSP साहिबा ने दिया होगा, और इसको कितनी देर में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था? तकरीबन 14-15 दिन लगे थे। 14 दिन 15 दिन में हमें गिरफ्तार। 15 दिन लगे थे जी।
मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। अभी क्या होना बाकी है, आप समझते हैं बतौर तफ्तीशी कि अभी मामलात बाकी रह गए हैं कि मुलजमान का कुछ साथी की गिरफ्तारी अभी अमल में लाई जानी है? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, रिमांड पे हैं, तो कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो भी मुलव्वस होगा उसको भी गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। जो भी मुलव्वस होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं एक बार फिर मुलजिम की जानिब चलता हूँ। मुझे बताओ कि ये जो हथकड़ी लगी हुई है आपको, आपने क्लोरोफार्म दे के आप खुद इनके घर गए थे बीवी को क्लोरोफार्म सुंघाने के लिए? हाँ जी, इनके साथ ही गया था। क्या? इनके साथ ही गया था। तो उसने पूछा नहीं कि आप कौन हो और मुझे क्यों सुंघाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, उसकी कमर थी मेरी तरफ। क्या? बैक साइड थी उसकी बैक साइड थी मेरी तरफ। उसके चेहरे पे हाथ रख दिया था? जी, बस बेहोशी किया था। अब ये तुम्हें हथकड़ी लगी हुई है, घर में बीवी बच्चे भी हैं? हाँ जी। कितने बच्चों के बाप हो? 2 बच्चे हैं। बेटियां बेटे? 1 बेटी 1 बेटा। तो फिर वो बेचारों का क्या बनेगा? 302 अपने ऊपर लेकर जा रहे हो, बीवी भी आएगी जेल में मिलने, बच्चे भी आएंगे जेल में मिलने, बल्कि थाने भी आए होंगे, कहते होंगे कोई इरादा नहीं था, कत्ल का इरादा नहीं था, बस उन्होंने यही कहा था कि डराना है उसको। ठीक है, बस वही डराने के चक्कर में बस ये काम हो गया कि वो जैसे गिरी है, हमें यही था कि बेहोश हो गई है, लेकिन वो जब बाद में उठी नहीं तो टेंशन बढ़ गई कि ये क्या काम हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कब जाके पता चला था कि खातून तो फोत हो गई है? ये बाद में कॉल की थी भाई साहब ने कि सुंघाने के बाद कितनी देर बाद कॉल आई? वही कुछ 4-5 घंटों के बाद कॉल आई थी कि वो 4-5 घंटों के बाद आपने कॉल की, तो फिर क्या किया? निकल गए वहाँ से? नहीं, मैं तो अपने घर ही था। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? घर से लेके गए। बताया नहीं कि आप क्या करके आए हो? बताया सब उनको सब पता। मेरे साथ ये मुलजिम थे। तहाल जो है वो एक ब्रेक के बाद दोबारा दूसरे मुलजमान की जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनके केसेस के हवाले से किस तरह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनका गुनाह क्या था। तहाल एक ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे मुलजमान की जानिब चलेंगे और पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मुलजम के साथ जिसके ऊपर 363 का मुकदमा दर्ज है और ये थाना न्यू नारकली से लाया गया है। इश्तियाक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो कि थाना न्यू नारकली में तैनात हैं, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, कहाँ रहते हो भाई? रावी रोड। रावी रोड कौन सी जगह पे? तोहिदाबाद। तोहिदाबाद लाल मस्जिद? जी। प्रॉपर वहाँ के रिहायशी हो? नहीं, वैसे मुस्तकिल हम फैसलाबाद के रहायशी। अच्छा, यहाँ पे कितनी देर से किराए पे रह रहे हो रावी रोड? यहाँ तकरीबन हम रह रहे हैं 15 से 16 साल हो चुके हैं। लाल मस्जिद का पता है तोहिदाबाद में? जी। अच्छा, क्या हुआ था आपके ऊपर? एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उस हवाले से बताओ, कैसे प्लान बना, कैसे मुकदमा दर्ज हुआ? सर, ये 1 महीने से मैं फ्री घूम रहा था, काम नहीं था, काम ना होने की वजह से बड़ा परेशान था, तो बस मेले पे चला गया। वहाँ पे एक ना मेला कौन सा? दादा साहब के मेले पे चला गया। ठीक है। वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था, मतलब कि उसके साथ मैंने बातचीत की, तो उसने मुझे काम के हवाले से पूछा भाई काम शाम क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं जूतियों का काम करता हूँ, काम फिलहाल बंद है। वाटरमैन है? जी। तो उसने कहा कि मैं इस तरह ना जेब तराश हूँ और मैं जेब तराशी का काम करता हूँ, मेरे पास एक लड़का भी है, वो भी काम करता है। और उसको मशीनें कहते हैं ना, मशीनें, छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें, ठेकिया जी हैं। तो वो फिर ना उसके साथ जब मेरी बात हुई, उसने कहा तू ऐसा कर, परेशान ना हो, तो मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसे पुसे भी दिलवाऊंगा और काम करेंगे ना, मिल के काम करेंगे तो आपको भी पैसे आएंगे, मुझे भी पैसे आएंगे। ठीक है। और मैंने उसके साथ हाथ मिलाया और 2 मेले, तकरीबन 2 मेलों पे हम गए हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सका क्योंकि इतना हजूम नहीं था, रश नहीं था इतना। तो एक ये जो अब्दुल्ला नाम का लड़का है, ये इधर से हमने लिया था 12-13 तारीख को लिया था यहाँ से आज़ादी चौक से। मैं आपकी बात यहीं पे रोकता हूँ। मुझे ये बताओ, ये दाता का मेला है, दाता दुनिया दूर दराज से उनको मानने वाली आती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बेचारे जिनके पास सिर्फ तनख्वाह होती है। नाजरीन, जिस तरह से कुछ लोग ऐसे भी सफ़ेद पोश हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी करके अपने गांव जाते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये पूरा महीना काम करने के बाद जब वो किसी बस, किसी गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वहाँ जेब तराश अगर आ जाए तो उनकी जमा पूंजी निकाल के ले जाए। फिर आखिरी हाल यही होता है कि जिस बस के अंदर बैठे हैं उसी बस के नीचे आ जाएं। आप दरबार आए, दरबार में आपने
लोगों की जेबें काटी, कोई आपको अंदाजा नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है, निकालने को निकल आया तो 5 रुपए निकल आए, ना निकलने में आया तो कुछ ना निकला, अगर बड़ी रकम निकलना है तो चाहे 10 लाख निकल आए। तो मुझे ये बताओ फिर क्या हुआ जब दरबार पहुंचे? दरबार के बाद हम जब वो मेला फारिग हुआ है उसके बाद हम चले गए हैं मरियाबाद गए हैं। मरियाबाद से फिर हम मरियाबाद जब गए हम 3 शख्स थे और हमारे साथ एक अली रजा नाम। मरियाबाद तो मेला लगता है बड़ा जी, मसीहों का मेला लगता है, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हो सका। उधर से फिर हम आए हैं इधर पिपली पीर आ गए, DHA के पास लगता है मेला एक, वहाँ पे हैं। उसके बाद जब इधर आए हैं रावी रोड तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो रही थी, पीछे से नहीं पता था तो हम ना पकड़े गए और वो शख्स भाग गया। भाई किया क्या फिर आपने? अगवा के बच्चे जो उसके हम पहले इकट्ठे थे, बाद में वो भाग गया। बच्चे मेरे साथ थे और मैं बच्चों के साथ पकड़ा गया। बच्चे मुझसे यार ये वही मामला है, मैं समझता हूँ। क्या जी आपका नाम है? मेरा नाम बाबर असगर। बाबर असगर। बाबर असगर, ये वही मामला नहीं जो बच्चों को करके अगवा करके उनसे भीख मंगवाते थे ना, यही वही मामला ना? जी वही मामला है। ये बच्चों को, इसके साथ एक और लड़का है जो फरार हो गया, इंकशाफ हुआ है। वो लड़का लेके आया बच्चे, वो भी एक इसके पकड़ा, एक बच्चा उसने पकड़ा, ठीक है। वो दोनों इसके पास आए हैं। वो जो दूसरा लड़का था ना, ये उसके साथ मिला है। और वो जो लड़का था ना, वो करता था जेब तराशी, असल मास्टर वो था जेब तराशी। बड़ी मशीन थी वो। इसको भी वो तैयार करवा रहा था। और एक जो बच्चा है उसने भी इस चीज़ का जो है ना वो इंकशाफ किया कि वो मुझे भी तैयार कर रहा था इसी काम के लिए। और दूसरा जब जेब तराशी वगैरह काम ना हो, फिर वहाँ पे उनको भीख मंगवाने के लिए काम जो ना वो। अच्छा बाबर, मुझे बताओ ये मुकदमा उसी जगह दर्ज हुआ है न्यू नारकली में या कोई किसी दूसरे थाने में दर्ज था? सर ये मुकदमा, एक मुकदमा हमारे थाने का था। हमने जब बच्चा बाजियाब करवाया ना, तो वहीं से दूसरा बच्चा एक और बाजियाब हुआ है, उसका मुकदमा थाना गुलशन रवि में था, ठीक है। तो फिर हमने उसको पता करवाया, उसका जो ट्रेस किया, उसका मुकदमा ट्रेस किया, उसके पेरेंट्स आए, उनका बच्चा उनके हवाले किया, उनका तफ्तीशी ऑफिसर आया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आए, वो उनके दे दिया उनका। और दूसरा जो बच्चा है वो उसके जो हमारे थाने का मुकदमा था न्यू नारकली का, तो उनके हवाले कर दिया वो। मेरे साथ यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद था जो बता रहा था कि बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाई जानी, जिस तरह से बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी बताया था, SSP इन्वेस्टिगेशन ने भी बताया था कि कम सिन बच्चों को जो है वो अगवा करके उनको तशद्दुद करके उनसे भीख मंगवानी, उससे जेब तराशी करवानी। अच्छा मुझे ये बताओ कितनी फिर जेबें काटी उस दौरान? दाता साहब के मेले में, क्योंकि पहले दाता दरबार के मेले पे गए, फिर मरियमाबाद के मेले पे गए, फिर एक तीसरा मेला था। ये लोग जो मेलों में आए होते हैं बेचारे, ये तो आते हैं वहाँ पे अपनी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए। दाता दरबार का बड़ा माशाल्लाह 980वां उर्स था, दूर दराज से दुनिया आई हुई थी, उन लोगों की जेबों में पैसे भी थे, उन लोगों ने 1 महीना पहले प्लान भी बनाए हुए थे, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मजदूर तनख्वाह लेकर अपने गाँव की जानिब जा रहा होता है, आप उसकी तनख्वाह की उसकी जो जेब काट लेंगे, वो बेचारा जिस गाड़ी में बैठा होगा उस गाड़ी के नीचे नहीं आएगा? वो तो जाहिर सी बात है, वो उसको दुख तो होगा। लेकिन आप पूरा महीना अगर काम करें किसी जगह पे, आपकी जेब में पैसे हो, मैं निकाल के ले जाऊं, पीछे बीवी ख्वाब देख रही हो कि मेरे खामंद आएंगे, वो आके बच्चों की फीस भी देंगे, घर का खर्चा भी करेंगे, खाना पीना भी अच्छा होगा। जब ये पूरे महीने बाद आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाना है तो फिर क्या दिल पे बीतेगी? दुख तो होता है जाहिर बात। फिर सारा महीना दोबारा कितने जेब तराशी की? सर वो दाता साहब के मेले पे, वो दरअसल ना वो शख्स ग्रुप का एक ही था, तो उसके साथ हम मिले थे और साथ उसके बच्चा था। तो उसने सिर्फ दाता साहब पे जो कार्रवाई की है ना, उसके कार्रवाई के ना दौरान उसके पास 2 मोबाइल टच थे और एक बटनों वाला, और 2-3 हज़ार रुपये निकले थे जो हमने आपस में डिवाइड किए हैं। उसके बाद कोई काम नहीं हो सका। चलें जी, मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है, इश्तियाक, जिसको बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से थाना न्यू नारकली में तैनात किया गया है। आपके थाने का इश्तियाक साहब, बड़ा शोर शराबा है कि बच्चे अगवा करने वाले बच्चे अगवा कर रहे हैं, पुलिस ने ताकुब किया, मुलजमान को गिरफ्तार किया। ये बात जो है वो पूरे सूबे पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक फैली हुई है कि आपने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। जो बच्चे थे छोटी उम्र के, उनको उनके वालिदैन के हवाले किया गया है, जेब तराशों को पकड़ा गया है। ये इनकी कैटेगरी क्या थी बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन? मुझे बताएं कि जब मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन ने आगे बताया कि सर जी एक मुकदमा नंबर फलान जुर्म 363, क्या टीमें तश्कील दी?
जी देखें जी, आपने पहली बात किया कि हर तरफ शोर शराबा है। जब भी कोई अच्छा काम नजर आए दुनिया देखती है। पंजाबी में कहावत है, चांद चढ़िया हर कोई देखता है। तो हमारे पास जो मुकदमा दर्ज था 363 जुर्म के तहत, उसमें बच्चा मगवी अब्दुल्ला जिसको हमने बाजियाब करवाना था, हम उसको बाजियाब करवाने के लिए निकले। तो जिस अगवा खान ने इसको अगवा किया था उसके पास एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हमें बरामद हुए। ठीक है। दूसरा बच्चा जो है वो उसका अलग से मुकदमा थाना गुलशन रावी में दर्ज था। ठीक है। उससे बच्चे से पूछा हमने मौके से, भाई आप इधर क्यों हो, आपको इसने के इधर आपकी रहायश है या आपके पेरेंट्स किधर है? उसने बताया इसने मुझे यरगमाल बना के रखा हुआ है। ठीक है जी जी। तो फिर उसको भी हमने साथ लिया, गुलशन रावी पुलिस से हमने रब्ता किया, इंचार्ज से रब्ता किया। वो बच्चा उनके पेरेंट्स बुला के उनके हवाले किया। तो बाकी जो अब्दुल्ला है उसके पेरेंट्स से रब्ता किया गया जिसका मुकदमा हमारे पास दर्ज रजिस्टर है। तो वो बच्चा हमने इधर अपने इनके पेरेंट्स को दिया। अच्छा इश्तियाक साहब, मुझे बताओ कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और बच्चों की बाजियाबी के लिए कौन कौन सी जगह पर रेड किए गए? क्या इस हवाले से गिरफ्तारी के जदीद टेक्नोलॉजी को भी बुरुए पर लाया गया? बिल्कुल, हमने ये जो गिरफ्तार किया है जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया है। मुल्ज़म की लोकेशंस डे बाय डे चेंज हो रही थी। इसकी ज़्यादातर लोकेशन आ रही थी रश वाली जगहों पे, मलन के इसकी दरबारों पे आ रही थी। पिपली रश वाली जगह पे जो लोकेशन आती है वहाँ दुनिया ज्यादा होती है, तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है उधर। और नहीं, इसका जो फिनोमिना इसके ये था कि ये रश वाली जगहों पे जाके जेब तलाशी कराता था। ठीक है। ये पिपली पीर दरबार की इसकी लोकेशन आई, उधर हमने रेड किए 2। इसकी लोकेशन मरियाबाद की आई, उधर हमने रेड किए 2। उसके बाद इसकी लोकेशन दादा दरबार के सराउंडिंग की आती रही, बार स्टेबल नहीं थी हो रही। तो हम लोकेशन बार ले रहे थे, पीछे से नंबर के नंबर ऑन था। तो रात 3 बजे लेते, कहीं ना कोई सोया होता पकड़ा जाता। वही मैं अर्ज करने लगा हूँ। दूसरे दिन इसकी लोकेशन जब 11-12 बजे करीब स्टेबल हो गया, फिर हमने रेड किया। वो रावी रोड का इलाका था, उधर एक क्वार्टर में इसने बंद किया हुआ था बच्चे को। वहाँ से हमने बाजियाब करा के 2 बच्चा फिर ले आया। उधर से 2 बच्चे हमने बाजियाब करवाया। इसने 2 बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। जी, दोनों के मुकदमे दर्ज थे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में। आला अफसरान की जानिब से बाकायदा बुलाया गया था आपको कि 363 का मुकदमा, इसमें कामयाबी हासिल करनी है। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में हुसैन फरूक भी उधर भी तैनात है ना, उनकी बड़ी काविशें इसमें होती है, क्योंकि जो भी आपको टूल किट चाहिए हो तो हुसैन फरूक बड़े कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपको मुहैया करते हैं। और बाकायदा तौर पर सीनियर अफसरान की जानिब से कहा भी गया था कि ऑफिस के अंदर से किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आपको मुहैया की जाएगी। जी, ये एक बहुत सेंसिटिव मुकदमा था 363 का। बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, तो इसमें जो भी चीज़ें हमें चाहिए हो उसकी बाजियाबी के लिए हमें उसी टाइम फौरी तौर पर मिलती हैं। तो वो जैसे जैसे नंबर मूव करा था हम उसके पीछे ही थे। तो हमने बच्चे को सही सलामत उसके जंगल से आज़ाद करा कर उनके पेरेंट को दिया। जी जी। मेरे साथ वो कमसिन बच्चा भी मौजूद है जो कि अपने, आप इनके क्या लगते हैं? वालिद साहब। अपने वालिद के साथ मौजूद हैं। मेरे जानू मानू कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें बड़ा तलाश कर रहा था। क्यों चले गए थे? आपको कौन लेकर गया था, मुझे बताओ। ये मौलवी लेकर गया था। वो क्या कहता था आपको? कहता था कि अरे तुम्हें पढ़ाएंगे और पैसे देंगे। तो मेरे जानू मानू आप मेले पे लेने के आए थे? मेले पे नहीं था आया मैं। हाँ। बाबा के साथ न्यू अनारकली आया था। न्यू नारगली से आपको ले गए थे? हाँ जी। उन दिनों में दाता दरबार का मेला भी लगा हुआ था ना? नहीं, उन दिनों में पिपली पीर का लगा। पिपली पीर का मेला लगा हुआ था, तो आपने बाबा के साथ वहाँ पे नारगली जाना हुआ। तो फिर उसके बाद आपको ये कहता आपको पढ़ाएंगे, आपने शोर नहीं मचाया कि मैंने आपके साथ नहीं जाना? जबरदस्ती लगाया, ब्लेड रख के गले पे लेकर गया। कहाँ ब्लेड रखा था? गले पे। यार बटन तो खोलो, तुमने मीर साहब की तरह बटन लगाया हुआ है। हमारा एक मीर साहब है, वो भी जो है बटन नहीं खोलता। मैं जब उसे कहता हूँ मीर साहब बटन खोलो तो वो कहता नहीं मैं बीमार हो जाता हूँ। तुम भी क्या ऐसे ही करते हो, ऊपर वाला बटन लगा के फिरते हो? तो फिर ये ले गया था अपने क्वार्टर में, बत्ती चौक। बत्ती चौक तौहीदाबाद में? हाँ जी। कितने दिन वहाँ रखा तुम्हें? मुझे 1 दिन रखा, फिर पिपली पीर मेले पे ले गया था। एक कहते थे जेब तराशी करो। हाँ जी। आपको जेब काटनी सिखा रहे थे? हाँ जी, 3 दिन वहाँ रखा। और आपने कहा नहीं मैं तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मुझे जेब काटना कब सिखा रहे हो? मैंने नहीं, ये नहीं कहा था। देखें जी, ये छोटा सा बच्चा, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। ये छोटा बच्चा अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल का अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ आया, वहाँ से अगवा कर लिया गया, 363 का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद इसको कमरे में बंद रखा गया और वहाँ पर इसको जेब काटने का तरीका सलीका सिखाया गया कि किस तरह से आपने शहरी की जेब ब्लेड से काटनी है। ब्लेड भी आपको देते थे जेब काटने के लिए? हाँ जी देते। तो कहाँ कहाँ लेके गए आपको? मुझे सिर्फ पिपली पीर लेकर गए थे। पिपली पीर? इससे आगे भी इसको कहते थे इसके बाद जाएंगे? हाँ जी।
मेरे साथ अब्दुल्ला था जिसकी उम्र 12 साल थी। मेरे साथ वो बाप भी मौजूद है जिसका लखते जिगर जब घर पे नहीं था तो इस दिल के ऊपर क्या बीती होगी। मैं इसके वालिद की जानिब चलूंगा, इनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है हुजूर? जी रफाकत अली मेरा नाम। रफाकत अली साहब कितने रहते हो तुसी? जी मैं फिरोज वाला शादरा लाहौर। फिरोज वाला थाना फिरोज वाला की दूध में कौन सी जगह पे? उधर ही है, उधर ही हमारा घर। किराए पे रहते हो? नहीं अपना घर है। अपना घर है फिरोज वाला की हदूद में। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या लेने आए थे अब्दुल्ला के साथ? मैं नारकली काम करता कादा जरीदा जरी का काम जी। तो ये तो नहीं करता था? ये वैसे ही मेरे साथ आया था लेकिन मैं बच्चे शौक से चले जाते हैं अबू जी मैंने भी अज नाल ले जाओ शाम को इकट्ठे आ जाएंगे नाले अनारकली दही भले खा लांगे। जी जी। फिर तो 10 मिनट का वक्फा पड़ा। मैं क्या तुम ऊपर जाओ मैं आ रहा हूँ। ये ऊपर गया है, नीचे उतरा है तो खाना खाने गया है। उसके बाद मुझे मिला ही नहीं। तो उसके अगले दिन इसने मुलजम के नंबर पर ही घर कॉल की है। हम उस नंबर को नोट किया और कॉल की मुजरम को। तो उसने हमें कहा कि चुबुर्जी आ जाओ तुम्हारा बेटा वहाँ है। फोन किया था? फोन हमने किया ना। किसको किया तो था? अब्दुल्ला जब इसके पास आता ना हाँ। तो ये कहीं गया है, छत पर गया है या कहीं गया है। इसका मोबाइल लेके इसने अपने वालदा को फोन किया था। अपनी अम्मी को फोन किया, अम्मी जी मैं फलाने बंदे दे कोल ना ते ओदा मोबाइल नंबर है जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल ते आया। जी बस ऐनी गल होई है। उस तो बाद नंबर कटिया गया। फिर ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਬੁਰਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਬੁਰਜੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਫਾਟਕ ਆ ਜਾਓ। ਕੈਂਚੀ ਫਾਟਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਓ। इतनी बदमाशी? जी जी धमकियाँ लगाई इसने। जाओ तुम डेटे निकालोगे निकालो, जो भी करना कर लो। तो फिर इसके बाद हम न्यू नारकली थाना में आए। यानी कि पहले आपने पूरी अपनी ट्राइयां कर ली थी कि बच्चा मिल जाए। जब बच्चा मिलने के कोई आसार नजर नहीं आए तो फिर आपने पुलिस स्टेशन का रुख किया, जो कि ये भी एक सरासर गलत बात है। सर वो अपनी हम कोशिश तो जारी की लेकिन नहीं मिला। फिर हमने इधर रिपोर्ट की दर्ज करवाई। मैं बल्कि अपने देखने वाले नाजरीन को कहूँगा कि आपके घर में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारान में कोई भी ऐसा मामला हो जो समझते हों कि कोई हमसे जगह मांग रहा है, कोई हमसे बदतमीजी कर रहा है या कोई अगवा वाला मामला है, कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो फौरी तौर पर कानून के हाथ मजबूत करें, पुलिस को साथ लेकर चलें। खुद कोई ऐसा काम ना करें कि आप अपनी छोटी उम्र के बच्चों से या जवान औलाद से हाथ धो बैठें। अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो तो फौरी मैं खासकर ख़वातीन को इस बात से बड़ा उजागर करना चाहूँगा कि ख़वातीन के साथ इस तरह के बड़े मामलात होते रहते हैं। लोग जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। जब लड़की किसी चीज़ को छुपाती है तो फिर अगला ऑफेंस जो है वो बिल्कुल तैयार होता है। इसलिए अगर कोई भी ऐसा मामला हो कानून के हाथ मजबूत करें, कानून का साथ दें। जो आपके इर्द गिर्द में देखने वाली कोई ऐसी चीज़ है, चाहे वो किराएदार है, मालिक मकान है, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो फौरी 15 का इस्तेमाल करें। जिस तरह से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी हर मीटिंग में कहते हैं, CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना अपनी हर मीटिंग में कहते हैं, IG पंजाब जो सूबे के बादशाह हैं डॉक्टर उस्मान अनवर वो भी कहते हैं बाकायदा 1787 पर मैसेज करें और इसके अलावा 15 पर इतला करें, क्योंकि आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए वर्दी वाले जवान लाहौर की सड़कों पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद होते हैं। अगर आप लोग खुद अपने तरीके सलीके से किसी चीज़ को हासिल करना चाहेंगे बगैर कानून के, उसका नुकसान बहुत बड़ा जो है वो सामने आ सकता है। ताहाल कोई भी ऐसा काम हो पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए और आपको भी चाहिए था कि जैसे ही बच्चा गुम हुआ था फौरी तौर पर 15 पर कॉल करते। जब इनारकली से बच्चा गायब हो गया, आपने इधर उधर तलाश किया, आपको नहीं मिला, कहाँ गए फिर उसके बाद हम न्यू नारकली थाना में गए। नहीं, पहले तो आप खुद अपने तौर पे तलाश करते रहे। हम अजीज और रिश्तेदारों को भी करते रहे, उधर भी पता किया यार अब्दुल्ला तो नहीं आया, चेक करना जरा अपने बच्चे ना। हाँ जी। फिर तो हमें कहीं नहीं मिला। फिर हमने न्यू नारकली थाना में गुजारिश की तो माशाल्लाह इदनान साहब ने, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने बहुत रात दिन कोशिश की और हमें बच्चा जो वो मुलजम से पकड़ कर दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। अल्लाह इन्होंने जज़ाए खैर दे, पुलिस वाले अल्लाह इन्हों दी खैर बरकत अता फरमाए जी। मेरे साथ यहाँ पर इदनान सब इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। इदनान साहब, मैं समझता हूँ कि जो मुद्दई मुकदमा आपकी तारीफ़ कर रहा है आप तारीफ़ के काबिल हैं। आपने बच्चा बाजियाब करवाया, मुलजमान गिरफ्तार किए, क्या कहेंगे, क्या सारा
मामला था जो न्यू नारकली में पेश आया? जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वसीम साहब जब ये मेरे पास मुकदमे की तफ्तीश मुझे ट्रांसफ़र हुई, मुझे मिली, फिर मैंने मुदई से रब्ता किया, मुदई को बुलाया, उसके बाद सारी बच्चे की इन्फॉर्मेशन ली और ये पूछा कि कोई मुलजमान से किसी रब्ता किसी ने आपकी तरफ किया और कोई डिमांड की। उस पर मज़ीद उसने एक नंबर दिया हमें कि इस नंबर से मेरे बच्चे ने रब्ता किया। उस पर फर्दर हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की, उसके ऊपर वर्क किया, अपनी टीम को लेके, अपने सीनियर्स को लेके सब पे वर्क किया हमने। फिर वो हमने उस पर एक मुलजिम था, उसकी ओनरशिप निकलवाई। वो मुलजिम का हमने ट्रेस किया CDR लोकेशन के ज़रिए। मुलजिम बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। हम सारा दिन दो तीन दिन इसने हमें काफ़ी यानी कि पूरे लाहौर में चेंज कर दिया लोकेशन। बाद में इसने नंबर बंद कर दिया। हम फिर जो उनसे ना मुख्तलिफ अपने ज़राए इस्तेमाल करके हमने जो उनसे ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लास्ट टाइम ये जो उनसे ना किसी के क्वार्टर में जो उनसे ना 2 बच्चों को लेके उधर बैठा हुआ था, तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन जब हमें यूँ ही आई कि क्वार्टर में आ गया, हम फौरी वहाँ पे अपनी टीम के साथ क्वार्टर पे रेड किया और फिर हमने वहाँ से बच्चे बाजियाब करवाए। इसके पास मौके पे 2 बच्चे बरामद हुए थे। एक तो ये मेरे मुकदमे का जो अब्दुल्ला था मगवी, ये बरामद हुआ, और एक और बच्चा था अली रज़ा, उसका भी जो उनसे मुकदमा थाना गुलशन रावी में दर्ज था। उसके भी माँ बाप काफ़ी यानी कि परेशान थे, वो भी काफ़ी तगदो कर रहे थे अपने बच्चे को ढूंढने की तलाश करने के लिए। तो फिर हमने ये दोनों बच्चों को वहाँ से बाजियाब किया मुलजिम के इस जंगल से, ये उधर ही यानी कि फिर इसको लाए। फर्दर इसके साथ अपना जो एक मुलजिम था मौके से वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। हम उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं, इसके साथी जो उनसे वो कौन है, कहाँ पे, उस पर वर्क कर रहे हैं मजीद जो उनसे। मैं एक बार फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलूँगा। इश्तियाक साहब जी, जो गुलशन रावी में मुकदमा दर्ज है जी, उसका मुदई एक अलग मुदई है, जी बिल्कुल, उसका बच्चा भी कोई अलग है, बिल्कुल, और मुलजिम सेम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करेंगे? इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा? इसका बाकायदा रिमांड हासिल किया गया? ये मुलजिम हमारे पास रिमांड पे है, 3 दिन का रिमांड इसका चल रहा है। ठीक है। तो इसको कोर्ट में पेश करके मजीद रिमांड लेंगे इसका, और जो दूसरा इसका साथी है इसको गिरफ्तार करेंगे। फिर उसके बाद जब अदालत आलिया की जानिब से इसको जुडिशल किया जाने लगेगा, गुलशन रावी इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस्तदा करेगी कि हमारे मुकदमे में ये मुलजिम है, हमें मतलूब है, हमें दिया जाए। सेम प्रोसीजर आप वाला जिस तरह से आपने रिमांड लिया होगा, गुलशन रावी वाले भी रिमांड लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, गुलशन रावी वाले भी इसको रिमांड पे लेंगे। इश्तियाक साहब, जो मुलजिम आप तलाश कर रहे हैं उसकी तलाश कहाँ तक पहुँची? कब तक उम्मीद है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा? जो तलाश की बात है, जो ये इसके साथी जो मुलजिम है उसका इसके साथ 2 या 3 दिन पहले रब्ता हुआ था। वो उसको नहीं जानता, वो दरअसल मंशियात का दिया है। उसका इसको ठीक से नाम भी नहीं पता, उसका ना रहाइश का ठिकानों का पता है। इसका मेले पे इसके साथ रब्ता हुआ था। उसके बाद इसका जब उसको पता चला कि पुलिस का रेड हो गया, पकड़ा गया, वो फरार हो गया। उसने इसके साथ कट ऑफ कर दिया प्रॉपर, वो नशे का दिया। ये मुकदमा जो था ये नामलूम दर्ज किया गया था या नामजद किया गया था? ये नामलूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज था, ट्रेस हमने किया बिल्कुल। उसके बाद जो मुलजिम अभी फरार है, जी, उसको ततीम बयान में नामजद कर दिया गया। ये नाम जो है ना ठीक नहीं बता रहा, इसको नाम का वल्दियत का भी नहीं पता, नाम भी वो उसका उर्फ नेम निक नेम बता रहा है, वो असल नाम का इसको खुद को नहीं पता। क्योंकि इसकी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है, तो उधर इन्होंने प्लान किया कि हम 2 छोटे बच्चे लेते हैं, उनको आगे लगा के जेब तलाशी कराएंगे। तो उधर ही उसके साथ मिलकर इसने अगवा किया 2 बच्चों को। तो बाद में वो जब हमने ट्रेस कर लिया, पकड़ लिया, वो फरार हो गया। तो इंशाल्लाह उसके लिए रेड कर रहे हैं, हम गिरफ्तार करेंगे। सेफ सिटी के कैमरों की छानबीन जारी है? जी बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे। जिस तरह से मैंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो थे उसको अगवा करने वाला बाकायदा एक गैंग जो है वो लाहौर में बड़ा मुतहरिक है, और बच्चे अगवा करके उनको कत्ल नहीं करते, उनको कुछ नहीं करते, बाकायदा उनको तशद्दुद का निशाना बना के उनको जेब काटने के लिए कारीगर बनाते हैं। और जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, किसी भी ब्याह शादी में, किसी भी जनाजे में, किसी भी बस में, किसी भी रश वाली जगह पे, चाहे वो मेला हो, चाहे वो कोई ऐसा कब्रिस्तान हो जहाँ पे रश हो, जेब तराश को सिर्फ मौका मिलना चाहिए। क्योंकि कम उम्र बच्चे जो होते हैं वो किसी भी खवातीन और किसी भी मर्द के साथ लग के चले जाते हैं, तो वो समझते हैं कि छोटी उम्र के बच्चे ही हैं, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। लेकिन उनकी 5 मिनट बाद पता चलता कि जेब की सफाई हो गई है, जेब के अंदर शनाख्ती कार्ड भी चला गया, ड्राइविंग लाइसेंस भी चला गया, घर का जो खर्चा मर्चा था सब चला गया। और उसके बाद होता यह है कि कम उम्र जो बच्चे पकड़े जाते हैं उनको जो है वो बड़ी मुश्किल से चालान किया जाता है। मैं एक बार फिर चलूँगा, छोटा बच्चा है, अगर आप समझते हैं कि जेब तराशी में पकड़ा जाता है, इसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल होगी,
क्या करेंगे इस मुलजिम का? इसमें ये जो मुलजम शातिर है अब्दुल वहाब, इसका छोटा बच्चा लेने का मकसद ये था कि अगर पकड़ा जाए तो मौके पे ही जो है लोग चुटचुटा कर दे, बच्चा इसको क्या करना है, माल जो है वापस हो जाए और उसको छोड़ दे, पुलिस के हवाले ना किया जाए। क्योंकि अगर ये खुद काबू आएंगे तो डेफिनेटली लोग जो है उधर के खड़े करीब वाले पुलिस को पकड़ाएंगे। तो जो करीबी लोग हैं वो बच्चा देख के वो कहते हैं कि भाई ठीक है जाने दे, पुलिस को इत्तला नहीं होती। अगर पकड़ा जाएगा तो जाहिर बात है एक बच्चा भी है तो उसका जिस तरह भी कोई मामला सेटल हो सकता है, तो वो करेंगे। तो इनका मकसद ये है कि छोटा बच्चा इस्तेमाल करे, पुलिस के हरदेरा चढ़े। एक अच्छी कार्रवाई पर आपको पाकिस्तान की आवाम सल्यूट पेश करती है, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे, मेरे साथ यहाँ पर मगबी भी मौजूद था, मेरे साथ यहाँ मुलजमान भी मौजूद थे। जिस तरह से पुलिस ने बेहतर कारकर्दगी करते हुए जो मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिसमें कत्ल के मुलजमान थे जो थाना मिसरी शाह से लाए गए थे, और इसके अलावा जो 363 अगवा का मुलजिम था उसको जो है वो न्यू नारगली से लाया गया था। बाकायदा दोनों पुलिस अफसरान ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइंदा प्रोग्राम रोज नामचा के लिए अपने मेजबान वसीम साबिर को इजाजत दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।